हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान और हम कर रहे हैं घटना चक्र की जो है सामान्य हिंदी की बुक, और जिसमें आज हम करेंगे ऑलमोस्ट ये आखिरी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 36, और इसका करेंगे पार्ट 1। काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो गाइस, जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है अपठित गद्यांश पदांश। ठीक है, तो दोस्तों चलिए पहले देखते हैं इंडेक्स। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं इंडेक्स। तो गाइस देखिए, ये बहुत खुशी की बात है, हमने चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट किया है और करते 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 अब हम ऑलमोस्ट आखिरी चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। तो ये रहा हमारा आखिरी ही चैप्टर है, उसके बाद विविध है। ठीक है, तो ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, 74 पेज नंबर से 98 पेज नंबर, और ऑलमोस्ट ये 25-26 पेजेस हैं इसमें। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। गाइस, इस चैप्टर में देखिए बहुत 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 टाइम लगने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें पूरे के पूरे पैराग्राफ्स पढ़ने होंगे। चलिए आप लोगों को दिखा दिया जाए। तो ये आ गए हम लोग चैप्टर पे, ऊपर पहुंच जाते हैं हम लोग। हाँ, तो गाइज़ ये देखिए, मेरा तो फ़िलहाल ये चैप्टर कराने का बहुत, मैंने सोचा था वीडियो बना दूंगी, आप लोग पढ़िएगा और आंसर देखिएगा, लेकिन फिर लगा कि कुछ मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, कुछ व्यूअर्स हैं जो बहुत सारे व्यूज़ नहीं है मेरे पास गाइज़, लेकिन फिर भी अगर कोई डेली देखता है तो उनके लिए करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, तो गाइस यहाँ लिखा है, निर्देश लिखा है, निम्नलिखित गद्यांश का अध्ययन कीजिए, पढ़िए, और नीचे दिए गए प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 1 से लेकर 3 तक के उत्तर आपको कहाँ से मिलेंगे। ये जो आपका ये क्या है गाइस, गद्यांश है ना, इसको पढ़ के क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक का आंसर आपको मिल जाएगा। आइए कहानी पढ़ते हैं फिर। शीलयुक्त व्यवहार मनुष्य की प्रकृति और व्यक्तित्व को उद्घाटित करता है। उत्तम प्रशंसनीय और पवित्र आचरण ही शील है। वह शीलयुक्त व्यवहार प्रत्येक व्यक्ति के लिए हितकर है, इससे मनुष्य की ख्याति बढ़ती है। फिर शीलवान व्यक्ति सबका हृदय जीत लेता है। ओके, शीलयुक्त व्यवहार से कटुता दूर भागती है। ठीक है, तो इससे आशंका और संदेह की स्थिति कभी उत्पन्न नहीं होती है। इससे ऐसे सुखद वातावरण का सृजन होता है जिसमें सभी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। शीलवान व्यक्ति अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों को सुप्रभावित करता है। शील इतना प्रभुत्वपूर्ण होता है कि किसी कार्य के बिगड़ने की नौबत नहीं आती है। चलिए और थोड़ा से जूम करते हैं गाइस। हाँ, फिर इसमें लिखा है, अधिकारी, अधीनस्थ, शिक्षक, शिक्षार्थी, छोटे बड़े आदि सभी के लिए शीलयुक्त व्यवहार समान रूप से आवश्यक है। फिर शिक्षार्थी में यदि शील का अभाव हो तो वह अपने शिक्षक से वांछित शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। शीलवान अधिकारी या कर्मचारी में आत्मविश्वास की वृद्धि स्वतः ही होने लगती है और साथ ही उनके व्यक्तित्व में शालीनता आ जाती है। फिर इस अमूल्य गुण की उपस्थिति में अधिकारी वर्ग और अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच शिक्षक गण और विद्यार्थियों के बीच, शासक और शासित के बीच मधुर और प्रगाढ़ संबंध स्थापित होते हैं और प्रत्येक वर्ग की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। इस गुण के माध्यम से छोटा व्यक्ति बड़ों की सहानुभूति अर्जित कर लेता है। शील कोई दुर्लभ और दैवीय गुण नहीं है, इस गुण को अर्जित किया जा सकता है। पारिवारिक संस्कार इस गुण को विकसित और विस्तारित करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शील के संबंध में गलत है। चलिए अब इसको पढ़ते हैं। शीलयुक्त व्यवहार से सुखद वातावरण का निर्माण होता है, ये सही है। शील क्या है, दैवीय गुण है। ओके, ये गलत है गाइस। इसमें लिखा है, पारिवारिक संस्कार शील को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल ठीक है। शीलयुक्त व्यवहार छोटे बड़ों में समान रूप से आवश्यक है, बिल्कुल सही है। तो बी गलत है, बाकी आपके सही हैं। लिखा है, गद्यांश में जो अंतिम पंक्तियों के अध्ययन से पता चलता है कि शील दैवीय गुण नहीं है, इस गुण को अर्जित किया जा सकता है। ये रहा आपका गद्यांश, इसमें देख लीजिएगा अंतिम पंक्तियाँ। ठीक है, तो गाइस अभी देखिए, मैं दोबारा करूँगी तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अंतिम पंक्तियाँ आप यहाँ से देख सकते हैं एक बार आप। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है, गद्यांश में रेखांकित जो अंश की उचित व्याख्या होगी। चलिए रेखांकित, ये तो देखना पड़ेगा हमें। शील इतना प्रभुत्वपूर्ण होता है कि किसी कार्य के बिगड़ने की नौबत नहीं आती। चलिए आइए पहुंचते हैं हम विकल्प पे। लिखा है, शील प्रभुत्व
द्वारा दिया जाता है, प्रभु द्वारा दिया जाता है। किसी कार्य के बिगड़ने पर शील प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। जहाँ शील का प्रभुत्व होता है वहाँ कोई कार्य बिगड़ने नहीं पाता। ओके, तो गाइस ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, जो पंक्ति थी उसका जो आंसर है वो है सी, मतलब उसका अर्थ क्या हो गया, सी, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए आइए, तो इसमें क्या लिखा है, चलिए इसमें कुछ पढ़ने जैसा नहीं है। अब इसमें लिखा है गद्यांश में कौन सा शब्द जो है दुष्प्रभावित का विलोम है, तो यहाँ पे आंसर है सुप्रभावित। चलिए आप गद्यांश को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, पूरा आप देख लीजिएगा, कहाँ आपको मिलेगा एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो हो गया। चलिए नेक्स्ट अब गद्यांश में पहुँच जाते हैं हम लोग। ठीक है, 3 हमने क्वेश्चन कर लिए, अब आइए नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ लिखा है अपठित गद्यांश। ओके, निर्देश दे रखा है कि आप इसको जब पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक के जो उत्तर है आपको इसी में मिलेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं। फिर इसमें लिखा है मानव के पास समस्त जगत को देखने परखने के 2 नजरिए हैं, एक आशावादी, दूसरा निराशावादी। इसे सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टि भी कहते हैं। जो आशावादी या सकारात्मक मार्ग पर चलते हैं वे सदैव आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं, मतलब खुश रहते हैं। ठीक है, और जो निराशावादी या नकारात्मक दृष्टि वाले दुख के सागर में डूबते रहते हैं और सदा अपने आप को प्रस्थापित करने के लिए तर्क किया करते हैं, वे भूल जाते हैं कि तर्क और कुतर्क से ज्ञान का नाश होता है एवं जीवन में विकृति उत्पन्न होती है। अच्छा, तो मतलब आप तर्क भी ना करें, कुतर्क भी ना करें। ठीक है, आशावादी कभी तर्क नहीं करते। चलिए फिर है फलस्वरूप वह क्या लिखा है, आंतरिक आनंद की प्रतीति करता है। वह मानता है कि आत्मिक आनंद कभी प्रहार या काटने की प्रक्रिया में नहीं है। किसी परंपरा का विरोध करने से भी प्रतिभा ऊपर नहीं उठती। ओके, फिर लिखा है विरोध से नाश होता है, इसलिए जगत में सदा आशावाद ही पनपता है। उसने ही महान व्यक्तियों का सृजन किया है। निराशावाद या नकारात्मकता की नींव पर कभी किसी जीवन प्रसाद का निर्माण नहीं हुआ। चलिए गाइस, इससे हम भी कुछ सीखें। ठीक है, आप भी कुछ सीखे ही होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, इस अवतरण का सर्वथा उपयुक्त शीर्षक हो सकता है क्या, मतलब इसके लिए क्या उपयुक्त शीर्षक यानी कि टाइटल हो सकता है। ठीक है, जो अभी हमने गद्यांश पढ़ा है उसका। तो इसमें लिखा है आशा और निराशा, या जीवन और आशावाद, या आशा ही जीवन है, या आशावाद निराशावाद। तो गाइस जीवन और आशावाद, मतलब हमने यहाँ पे देखा ना दोनों चीज़ लिखी है पॉजिटिव में। ठीक है, तो चलिए हो गया इसका आंसर। अब लिखा है परंपरा का विरोध करने से प्रतिभा ऊपर नहीं उठती का आशय है। क्या आशय, मतलब अभी जो हमने लाइंस पढ़ी थी उसमें ये लाइन भी थी। तो इसका मतलब हो गया कि परंपरा को स्वीकारने से प्रतिभा नष्ट नहीं होती। मतलब हम कहते रहते हैं कि यार ये तो जो बड़े बुजुर्ग कहते रहते हैं, हम उसको हमेशा कई बार काटते हैं। ठीक है, तो मतलब हमारी परंपरा को अगर हम स्वीकार करते हैं तो जो भी आपकी प्रतिभा है वो नष्ट होगी नहीं वैसे। ठीक है, चलिए यहाँ पे परंपरा का विरोध करने से प्रतिभा ऊपर नहीं उठती का आशय कि परंपरा को स्वीकारने से प्रतिभा नष्ट नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते। इसमें लिखा है नकारात्मकता का आशय क्या है, तो इसमें लिखा है निराशावाद। ओके, ये तो बहुत सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते। इसमें लिखा है निराशावादी दुख के सागर में डूबे रहते हैं और सदा अपने आप को प्रस्थापित करने के लिए तर्क किया करते हैं के लिए कहा जा सकता है। निराशा कुंठा और प्रवंचना की जननी है। निराशावादी का चेहरा चिंता की रेखाओं से घिरा रहता है। निराशावादी व्यक्ति दूसरे के आनंद से दुखी रहते हैं। और उपयुक्त सभी, देखिए तो वैसे यहाँ पे हो गया उपयुक्त सभी वाक्य सही हैं। ऑलमोस्ट जो है उसको मतलब ठीक है, आपको लगेगा हाँ ये भी सही है, तो सारे सही हैं, चारों ही सही हैं। अब लिखा है आत्मिक आनंद से आशय क्या लिखा है, आह्लाद, उपहास, मन की मौज। और इसमें लिखा है आह्लाद। चलिए आइए देखें, तो इसमें लिखा है गद्यांश। चलिए इसमें कुछ एक्सप्लेन ही नहीं करा है। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड जो है अपठित गद्यांश पे। ठीक है, तो जो भी है आप इस लाइंस को पढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 13 तक के आंसर देंगे। ठीक है, चलिए आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। अगर आप 50 भी व्यूअर्स है तो गाइस अगर आप देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको पसंद आए तो। अब यहाँ पे लिखा है जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित है उन सबके प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। ठीक है,
फिर लिखा है कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। साहित्य मीमांसकों ने इसी दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए हैं। इसमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्धवीरता है, जिसमें आघात, पीड़ा या मृत्यु की परवाह नहीं रहती है। तो इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा है, ठीक है, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुंचते हैं, पर केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में ही उत्साह का स्वरूप स्फुरित नहीं होता, उसके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा का योग चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। सबसे प्राचीन वीरता कौन सी है? अभी हमने देखा युद्ध वीरता, ठीक है। अभी आप इसमें देख सकते हैं कहीं ना कहीं तो लिखा हुआ है, तो देखिए ये लिखा है सबसे प्राचीन और प्रधान युद्ध वीरता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ लिखा है युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रकृति अपेक्षित है? इसमें लिखा है साहस, प्रयत्न और कष्ट सहने का धीरज। चलिए फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं, क्या यही लिखा था? तो ये कहीं तो लिखा था गाइस, कुछ ये था जिसमें आघात, पीड़ा, मृत्यु के परवाह नहीं रहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, ये वाला क्वेश्चन, उत्कंठापूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है? यहाँ लिखा उत्साह के अंतर्गत, ठीक है। अब गाइस ये भी ढूंढ लीजिएगा, इसमें कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ओके, ठीक है गाइस, आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फिर लिखा है साहित्य मीमांसकों ने वीरता में कौन कौन से भेद किए हैं? तो वीरता में युद्धवीर, दानवीर, दयावीर, ये भी हमने देखा था। चलिए फिर से हम पहुंच जाते हैं। तो युद्धवीर, दानवीर, दयावीर, ये देखिए क्या लिखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। फिर लिखा है उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए हैं? कष्ट या हानि के भेद के आधार पर, ठीक है। आइए फिर से पहुंच जाते हैं गाइस, कष्ट या हानि के भेद के आधार पर। अब ये ढूंढना, ये देखिए गाइस, नहीं, कहाँ पे लिखा है गाइस? ये कहीं तो लिखा ही होगा। चलिए आप एक बार देख लीजिएगा, पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा ना। तो यहाँ हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, समझ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट, अब अपठित गद्यांश की बात करते हैं। फिर अब ये जो हम पढ़ेंगे उसमें से हमें क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 का आंसर हम बताएंगे। लिखा है दूसरों को स्नेह देना और उनका सम्मान करना सामाजिक सफलता का एकमात्र मंत्र है, ठीक है। जीवन में सुख, शांति और उन्नति चाहने वाले प्रत्येक महत्वाकांक्षी को सबसे पहले यही सीख धारण करनी चाहिए। युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ में कृष्ण ने लोगों के स्वागत की जिम्मेदारी ली और बदले में वे उस यज्ञ के सर्वाधिक पूज्य व्यक्ति माने गए। ईसा मसीह, गौतम बुद्ध, महावीर, महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों में रंच मात्र भी अभिमान न था। उन्होंने सदैव दूसरों को महत्व दिया और वे स्वयं ही महान बन गए। मान सम्मान का मूल्य चुकाना असंभव है, अतः विद्यार्थी जीवन का भी प्रथम पाठ यही है कि वे गुरु के प्रति सच्चे सम्मान का भाव अपने हृदय में पैदा करे, अन्यथा उनकी विद्या क्या है, उसकी विद्या क्या है, निष्फल है, राइट। चलिए क्वेश्चन भी देख लेते हैं अब हम लोग दोस्तों। सबसे पहले प्रस्तुत गद्यांश के द्वारा क्या संदेश दिया गया है? तो सदा सुख शांति रखे, सदा कर्म पर अड़िग रहे, सदा आदरणीय बने, सदा दूसरों को स्नेह और सम्मान दे। तो गाइस हमारा आंसर क्या होगा? सदा दूसरों को स्नेह और सम्मान दे। चलिए लिखा है दिए गए विकल्पों में से स्वागत का संधि विच्छेद कौन सा विकल्प है? ठीक है, ये होगा गाइस सु प्लस आगत, स्वागत। चलिए आइए यहाँ पे पढ़ते हैं कुछ। इसमें लिखा है स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? सु प्लस आगत, ये क्या है? यन संधि है। और इस संधि के अगर हम नियम देखें तो नियम अनुसार यदि ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा हु या ऋषि के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ई का क्या बन जाता है? या, ठीक है। ऊ का क्या बन जाएगा? वा, और ऋषि का बन जाएगा रा, है ना। तो चलिए आगे नेक्स्ट,
इसमें लिखा है रंच मात्र भी अभिमान ना था, तात्पर्य कौन सा विकल्प दर्शाता है? इसका मतलब कि उन इसमें लिखा है अधिक अभिमान ना था, गलत। कम अभिमान ना था, जरा सा भी अभिमान ना था। तो गाइस ये होना चाहिए कि जो गांधी जी हैं, महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, ये सब हैं। इन महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध एक ही बात हो गई गाइस, ठीक है। तो इन सबको क्या है, जरा सा भी अभिमान ना था, ठीक है, यही था। तो चलिए अब यहाँ फिर आ गया है एक आपके पास गद्यांश, और आपको क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक का उत्तर देना है। चलिए, तो इसमें लिखा है क्षेत्रफल की दृष्टि से केवल 6 देश भारत से बड़े हैं, बिल्कुल है। चीन की आबादी सबसे अधिक है, बिल्कुल है। इसके बाद सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश कौन सा है? भारत है, सेकंड नंबर पे है। अधिक जनसंख्या के कारण भारत को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि गरीबी भी बहुत है गाइस, लोग बहुत ज़्यादा है। बेरोजगारी यहाँ की क्या है? प्रमुख समस्या है, लोगों के पास नौकरी नहीं है, ठीक है। भारत को गाँव का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कि जो 3/4 भारतीय हैं गांव में रहते हैं और खेती करते हैं। मतलब अभी देखिए इसने कहा 3/4 जो लोग हैं भारत के, वो क्या करते हैं? कृषि पर आधारित है, मतलब अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ठीक है। अब लिखा है यह सिर्फ किसान ही नहीं, हमारे अन्नदाता भी हैं, हमें इनका सम्मान करना चाहिए। और भारत में सभी धर्मों के लोग भाई भाई की तरह रहते हैं, बिल्कुल। यहाँ दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई आदि अनेक बड़े नगर हैं, बिल्कुल है। गांधी जी कहते हैं कि भारत गाँव में निवास करता है, बिल्कुल कहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन भी है, गांधी जी कहते हैं कि भारत जो है गांव में निवास करता है। आइए क्वेश्चन देखिए, लिखा है किस दृष्टि से 6 देश जो है भारत से बड़े हैं? तो क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से ना, 7वें नंबर पे भारत है, तो कहाँ लिखा है? ये रहा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हम जानते हैं चाइना है, दूसरे नंबर पे है भारत। भारत की कितनी जनसंख्या गांव में रहती है? तो अप्रॉक्स इसने कहा 3/4 जो है आपकी कहाँ रहती है? गांव में रहती है। खेती करने वालों को और क्या कहते हैं? अन्नदाता। देखिए वो हमें अन्न प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। चलिए अब लिखा गांधी जी के अनुसार भारत कहाँ निवास करता है? तो भारत गाँव में निवास करता है, या चेन्नई में करता है, मुंबई, कोलकाता? नहीं, गाँव में निवास करता है, ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट, तो ये वाला अच्छा था गद्यांश, बहुत इजी सा था, ठीक है। और सारे इजी हैं वैसे, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था, एक्चुअल में डेटा था इसमें सिर्फ। चलिए तो गाइस यहाँ पे अब एक और गद्यांश आ गया, जिससे हमें क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 26 तक के आंसर देने। चलिए पढ़ते हैं। इसमें लिखा है आज समाज में अपराध और बुराइयां दिखाई देती हैं, बिल्कुल। नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। हर व्यक्ति स्वार्थ से घिरा है, उसका मूल कारण प्रेम का ना होना है, बिल्कुल। हिंसा, द्वेष, वैमनस्य, ओके, शत्रुता आदि विकारों का उद्भव भी प्रेम के अभाव में होता है, बिल्कुल होता है। प्रेम सुखी जीवन का आधार है, बिल्कुल। प्रेम के अनेक रूप होते हैं, जैसे मातृ प्रेम होता है, मतलब मदर से, फिर है पारिवारिक प्रेम होता है, ईश्वर प्रेम होता है, देश प्रेम भी होता है, ये सारे प्रेम होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। अब लिखा है प्रेम का रूप चाहे कोई भी हो, वह प्रगाढ़ और मधुर संबंधों को बनाने वाला है। प्रेम के कारण ही समाज या राष्ट्र प्रगति करता है, ओके। और अनेक समस्याएं स्वतः सुलझ जाती हैं। दो समुदाय या फिर दो समाज या राष्ट्र प्रेम के कारण ही एक दूसरे से जुड़े होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी समस्या का हल भी प्रेम से ही निकल सकता है, क्रोध या झगड़े से नहीं। मतलब प्रेम से आप कोई भी समस्या सॉल्व कर सकते हैं। फिर लिखा है समाज में फैली सांप्रदायिकता, भेदभाव, द्वेष, शत्रुता, आतंकवाद आदि को यदि मिटाना है तो पहले लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न करना होगा। चलिए फिर इसमें लिखा समाज और राष्ट्र तभी प्रगति कर सकते हैं और अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं जब आपसी संबंध सुदृढ़ हो, मतलब क्या है, स्ट्रांग हो आपसी संबंध, ठीक है। और एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना हो, और यह सब एक चीज़ से संपन्न है, और वो है प्रेम, जो कि आजकल आप देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन में आपको नहीं दिखेगा गाइस, और भी बहुत सारे देश हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। तो इस अवतरण का एक उचित शीर्षक, यानी कि जो भी आपने अभी गद्यांश पढ़ा उसका एक बेस्ट टाइटल क्या हो सकता है? तो गाइस इसने लिखा है प्रेम, या प्रेम की आवश्यकता, या प्रेम का महत्व, या फिर प्रेमपूर्ण व्यवहार। तो आंसर इसने लिखा है प्रेम। चलिए
क्योंकि इस अवतरण का केंद्रीय भाव क्या था, प्रेम था या प्रेम है। ठीक है, तो प्रेम के कितने रूप होते हैं, तो भैया बहुत सारे होते हैं। माता से भी होता है, परिवार से भी होता है, ईश्वर से भी होता है, और पिता से भी होता है, भाई से भी होता है, बहन से भी होता है। फिर लिखा है यहाँ पे, समाज में होने वाले अपराध और नैतिक मूल्यों के पतन का मूल कारण क्या है, तो गाइस प्रेम का अभाव है, यानी कि प्रेम का कम होना है। ठीक है, आगे बढ़ जा। अच्छा, इसमें बहुत कुछ लिखा है, पढ़ लेते हैं। तो अवतरण की प्रारंभिक 2 पंक्तियों में स्पष्ट है कि समाज में होने वाले अपराध नैतिक मूल्यों के पतन का मूल कारण प्रेम का अभाव है। अवतरण में उल्लिखित है कि आज समाज में अपराध और बुराइयां दिखाई देती हैं जिससे नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें लिखा है, 2 समुदाय 2 राष्ट्र में कौन सी इन्हें क्या है, कौन सी भावना जोड़ सकती है, तो प्रेम की भावना जोड़ सकती है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या ही पढ़ा जाए, आप पढ़ लीजिएगा। इसमें वही जब लिखा हुआ क्वेश्चन लिखा है, आतंकवाद को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए, तो एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना, मतलब प्रेम प्रेम प्रेम। तो गाइस इसमें वही सारी चीज़ लिखी है जो अभी हम पैराग्राफ में पढ़ के आए, आपको पढ़ना है, एक और बार पढ़ लीजिए, बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है गाइस, नेक्स्ट गद्यांश है। चलिए ये भी देख लेते हैं। तो इस गद्यांश से हम सिर्फ 2 क्वेश्चन का आंसर देंगे और इतना बड़ा गद्यांश पढ़ेंगे हम। चलिए पढ़ ही लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है, भाषा प्रतीकों का एक व्यवस्थित ढांचा है। ओके, फिर लिखा है, इन प्रतीकों से बनी भाषा द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सांस्कृतिक विचारों की धरोहर संचरित होती है। मतलब जो सांस्कृतिक विचार हैं उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे पहुंचाया जाता है, किसकी वजह से पहुंचाया जाता है, भाषा की वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह संस्कृति का अहम हिस्सा है। संस्कृति की तरह ही भाषा इंसान के पैदा न होने से पहले ही उपनिष्ठ रहती है। अमेरिका में पैदा होने वाला बच्चा अंग्रेजी भाषा के संपर्क में आता है, रूस में पैदा होने वाला रूसी भाषा के संपर्क में आता है। ठीक है, इसी तरह क्या होता है, भाषा अलग अलग समाज में प्रतीकात्मक समझ के लिए एक संदर्भ प्रदान करती है। ठीक है, तो इस मायने में भाषा संस्कृति का हिस्सा है जो इंसान को अनुभवातीत करता है, और भाषा के बिना संस्कृति को संचारित करने में परेशानी होगी। मतलब आप अपनी संस्कृति को आगे कैसे पहुंचाएंगे अगर भाषा नहीं होगी। संस्कृति के बिना मानव अपनी अद्वितीय मानवता खो देता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन है इसमें लिखा है, अनुभवातीत का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अनुभव के परे। ठीक है, अनुभव के परे। तो गाइस ये कहाँ लिखा है, इसमें कहीं तो लिखा है, तो इसने लिखा है जो इंसान को अनुभवातीत करता है। ठीक है, भाषा संस्कृति का हिस्सा है जो इंसान को अनुभवातीत करता है, यानी कि अनुभव के परे है ये। ठीक है, अब इसका कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसने कहा डी। इसमें संप्रेषण के लिए बोली हुई भाषा आवश्यक है। ठीक है, ये अब बाकी देख लो। भाषा जो है प्रतीकों का जो है व्यवस्थित ढांचा है। भाषा हमारे अनुभव बांटने के काम आता है। भाषा बिना संस्कृति संचारित नहीं हो सकती। ठीक है, तो डी गलत है हमारा, क्योंकि संप्रेषण में संकेत, शब्द या चिन्हों का प्रयोग किया जा सकता है, अतः संप्रेषण के लिए बोली हुई भाषा आवश्यक नहीं है। ठीक है, संप्रेषण के लिए गए, संप्रेषण इज डिफरेंट। ठीक है, और क्या है, हमने यहाँ पैराग्राफ में संप्रेषण नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा है यहाँ पे संचरित करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना है आपको। ठीक है, तो और जो संप्रेषण होता है उसमें आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, संकेत भी यूज़, शब्द भी और चिन्ह भी। जैसे मैसेज होते हैं ना गाइस, आप जैसे फ़ोन से मैसेज को संप्रेषित करते हैं। ठीक है, तो उसमें संकेत भी होते हैं, उसमें शब्द भी हो सकते हैं, चिन्ह भी हो सकते हैं ना, जैसे आप स्माइली भी भेज देते हैं उसमें। चलिए अब नेक्स्ट जो गद्यांश है उसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन हम पढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 29 से 33 तक के आंसर देंगे। चलिए गाइस, कितनी बड़ी हो गई वीडियो, ऑलमोस्ट 24 मिनट। चलिए देख लेते हैं एक और। इसमें लिखा है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ऐतिहासिक अपठित गद्यांश और समस्या मूलक एकांकियों की रचना की है, और उनके एकांकियों का मूल स्वर आदर्शवादी है। प्रेम, सेवा, उदारता, त्याग और बलिदान की भावनाओं से ओतप्रोत इन ऐतिहासिक एकांकियों में भारत के अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता की भावना
जगाने का प्रयास किया गया है। समस्या मूलक एकांकियों में वर्मा जी ने शिक्षित मध्यम वर्गीय दंपतियों की अनेक समस्याओं, प्रेम, सेक्स, संदेश, दंभ आदि को कथानक का विषय बनाया है, किंतु उनकी परिणति आदर्श में हुई है, क्योंकि उनके एकांकियों की नायिकाएं कह अंततः अपने पति के सम्मान की रक्षा करती हुई दिखाई पड़ती हैं। यथा रेशमी टाई की ललिता और एक्ट्रेस एकांकी की नायिका प्रभात कुमारी। अतिशय आदर्शवादिता के कारण वर्मा जी के एकांकी यथार्थ से दूर हो गए जान पड़ते हैं। ठीक है, किंतु एकांकी शिल्प की दृष्टि से वे हिंदी के युग प्रवर्तक एकांकीकार माने जा सकते हैं। आरंभ, कौतूहल, संकलन त्रय, चरम सीमा आदि तत्व उनके एकांकियों में बड़ी सूक्ष्मता से विद्यमान है। रंगमंचीयता और अभिनेता के गुणों से भी उनके एकांकी समान है, तथा उसमें सरसता के साथ साथ शिल्प की प्रौढ़ता भी विद्यमान है। वस्तुतः एकांकी कला को चरम यौवन पर पहुंचाने का श्रेय डॉक्टर राम कुमार वर्मा को ही दिया जाता है। तो गाइस, मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक भी है, ठीक है, और मुझे समझ में बहुत कम आया। चलिए, हमें क्या करना है, आप लोग को समझ में आना चाहिए। तो चलिए, यहाँ पे लिखा है उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है। तो यहाँ लिखा है डॉक्टर वर्मा के एकांकियों में क्या है, रंगमंचता, ये हो सकता है गाइस। ठीक है, बहुत अजीब सा गद्यांश था वैसे तो ये। फिर लिखा है उपयुक्त गद्यांश में प्रस्तुत शैली है, तो कौन सी है, आलोचनात्मक शैली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के एकांकियों का मूल स्वर है, क्या है भाई, आदर्शवादिता है। चलिए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है गद्यांश की द्वितीय पंक्ति में उद्धृत है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के एकांकियों का मूल स्वर आदर्शवादी है। चलिए, आप लोग क्या पीछे जाएंगे, हम आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगमंचीयता और अभिनेता की दृष्टि से वर्मा जी के एकांकी सफल है। ठीक है, चलिए, यहाँ लिखा है गद्यांश की अंतिम से तीसरी चौथी पंक्ति में यह ज्ञात होता है कि रंगमंचीयता और अभिनेता की दृष्टि से वर्मा जी के एकांकी सफल है। चलिए, हम आपको फिर दिखा देते हैं। ये है, इसने कहा लास्ट से कुछ, यहाँ पे आप देखिए। तो गैस चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब लिखा है वर्मा जी के समस्या मूलक एकांकियों में चित्रण किया गया है। तो देखिए यहाँ लिखा है शिक्षित मध्यम वर्गीय दंपतियों की समस्या क्या। तो ये आपको मिलेगा जो 5वीं से 6ठी पंक्ति है आपके गद्यांश की। तो उसमें मिलेगा कि वर्मा जी ने समस्या मूलक एकांकियों में शिक्षित मध्यम वर्गीय दंपतियों का सम्मान का क्या किया है, चित्रण किया है। तो गाइस, एक बार आप लोग देख सकते हैं गद्यांश वापस जाके। ठीक है, अगर आप चाहें तो हम ही दिखा देते हैं जब पहुंच ही गए यहाँ तक। तो यहाँ पे आप देख लीजिए स्टार्टिंग से चौथी 5वीं लाइन जो भी ये है, देखिए ये कुछ यहाँ है। ठीक है, आप इसे पढ़ सकते हैं। चलिए, अब हम नेक्स्ट गद्यांश देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 से लेकर 42 तक। इसमें लिखा है सारा संसार। चलिए इस वीडियो को ना यहीं पे एंड करते हैं। बाकी जो है आगे के जो क्वेश्चन हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे इसे कंप्लीट करते हैं, काफ़ी बड़ा है ये चैप्टर। ठीक है, चलिए इतना आज के लिए काफ़ी है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को करिएगा लाइक और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों, यहाँ पे वीडियो बंद करते हैं।